Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about especially for the usage of should. यानी आज मैं खास तौर पर मॉडल रेगुलर वर्ब्स के should के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यदि आपको इसके पहले should से संबंधित किसी प्रकार का समस्या रहा हो तो आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ध्यान दीजिए, सूट का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, जिसे क्रिया के साथ ना चाहिए जोड़कर लगाया जाता है। जैसे हमें खेलना चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए। तो क्रिया के साथ ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए लगा होता है। ध्यान दीजिए, सूट एक शैल का पास्ट रूप है, इसलिए हमें यहाँ शैल का भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, शैल अपने बाद V1 को लेता है और सूट भी अपने बाद V1 को ही लेता है, लेकिन शैल के बाद जब V1 का प्रयोग होता है तो क्रिया के साथ गा, क्रिया के साथ गे तथा क्रिया के साथ गी का प्रयोग किया जाता है हिंदी अर्थ लगाते समय। वहीं सूट के साथ यदि V1 का प्रयोग होता है तो क्रिया के साथ ना चाहिए, नी चाहिए, क्रिया प्लस नी चाहिए का प्रयोग किया जाता है या अर्थ लगाया जाता है। अब ये ध्यान रखें कि सूट अपने साथ कितने और किस किस तरह से शब्दों को लेता है, और जब वो शब्दों को लेता है तो वो अपना अर्थ क्या देता है, यानी उसका अर्थ क्या लगाया जाता है हिंदी में या किस सेंस में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरी डिटेल में कि शुड अपना अर्थ किसी वर्ड के साथ प्रयोग होने से क्या क्या देने लगता है। तो ध्यान रखिए, सूट एक तो स्पष्ट हो गया कि अपने साथ V1 का प्रयोग होता है। जब सूट के साथ V1 का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिए, यह प्रेजेंट किसी एडवाइस का बोध कराता है। ऐसे जनरली एक शब्द में कहा जाए तो सूट मुख्य रूप से कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की सलाह देता है, यानी एडवाइस देता है। अब यह मैंने पहले ही बताया कि यह सूट जो है शैल का पास्ट रूप है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग पास्ट के भी कार्य को बताने के लिए करते हैं और प्रेजेंट के भी कार्य को बताने के लिए करते हैं, जिसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम लोग इसके या सूट के साथ जब किसी वर्ड का या वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो कितने तरह से करते हैं और वो क्या क्या अर्थ देता है, इसको पहले समझ ले। उसके बाद हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल को उसके इसी पर आधारित समझेंगे। जैसे देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि सूट अपने बाद V1 लेता है। ऐसे पहले ही मैंने बताया कि कोई भी मॉडल वर्ब अपने बाद किसी वर्ब को लेता है तो वो पहले रूप को लेता है, वर्ब के पहले फॉर्म को लेता है, यानी फर्स्ट फॉर्म को लेता है। जैसे शैल भी प्रयोग हुआ है तो V1 को ही लिया है, सूट भी प्रयोग हुआ है तो V1 को ही लिया है। और भी आगे ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये सभी आपको V1 ही अपने बाद जस्ट अपने बाद लेगा, उसके बाद ही किसी को लेगा। तो ध्यान रखिए, सूट के बाद जब V1 का प्रयोग किए तो यह एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है, यानी ऐसा प्रयोग हम लोग एक्टिव वॉइस में करते हैं।
जिसका अर्थ क्रिया प्लस ना चाहिए, क्रिया प्लस नी चाहिए, क्रिया प्लस नी चाहिए। दूसरा, इसमें सूट के साथ जब बी का प्रयोग करते हैं तो बी के बाद भी3 का प्रयोग होने लगता है। अब ये बी भी यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म है। मैं पहले ही मैंने बताया कि सूट अपने बाद V1 को लेता है और जब ये B प्लस V3 को ये फॉर्म लेने लगता है सूट अपने बाद, तो ऐसे फॉर्म को पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। तो ऐसे में सब्जेक्ट यहाँ होगा और यहाँ पर बाई का प्रयोग कर एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, और जिसका अर्थ यानी ऐसे अर्थ में यानी ऐसे प्रयोग में जिसका अर्थ होता है क्रिया या जाना चाहिए, क्रिया के साथ ई जानी चाहिए, क्रिया के साथ ए जाने चाहिए के सेंस में प्रयोग होता है या हमें करना पड़ता है। जैसे उसे गरीबों या उसके द्वारा गरीबों की मदद किया जाना चाहिए या की जानी चाहिए। तो क्लियर हो गया कि सूट अपने बाद B प्लस V3 को भी लेता है। नेक्स्ट, सूट ये परफेक्ट फॉर्म में सूट प्लस हैव प्लस V3 को भी लेता है। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, सूट के बाद जो हैव है V1 नहीं है और हैव का प्रयोग करते हैं तो यह V3 का फॉर्म लेने लगता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप लेने लगता है। ऐसे स्थिति में ये पूर्णतः पास्ट का फॉर्म हो जाता है, यानी किसी काम को पूरी तरह से पूर्ण होने का बोध कराता है। और जब यह अपने बाद में V1 को लेता है, ध्यान रखिए, तो ये पास्ट के कार्य को पूर्ण होने का तो कभी बोध कराता है, लेकिन ये प्रेजेंट के भी कार्य को बोध कराता है, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ ले 1 बाय 1 कर ध्यान रखिए। तो ऐसे स्थिति में क्रिया प्लस ना चाहिए था, क्रिया प्लस नी चाहिए थी, क्रिया प्लस नी चाहिए थे। जैसे तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए था या लिखनी चाहिए थी, जो सुटेबल लगे हिंदी में उसका प्रयोग करेंगे। उसे मुझसे मिलने आना चाहिए था, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझसे मिल नहीं पाया, जो क्रिया होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, लेकिन वो कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया है। जैसे उसे इस पत्र को लिखना चाहिए था, यानी वो लिख नहीं पाया है, यानी कार्य कर नहीं पाया, लेकिन कार्य होने का जो समय है पूरी तरह समाप्त हो चुका है, यानी कि ये पास्ट की बात को बता रहा है। तो ऐसे स्थिति में सूट प्लस है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सूट प्लस है प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्थिति में हम लोग ये इसी का पैसिव वॉइस माना जाता है। यह फॉर्म शुड है प्लस V3 एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है, यानी परफेक्ट फॉर्म में एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है, और वहीं ये परफेक्ट फॉर्म में ये पैसिव वॉइस में प्रयोग होने लगता है। तो क्रिया प्लस या जाना चाहिए था के अर्थ में लगता है। ये था क्रिया ना चाहिए था, ये क्रिया प्लस या जाना चाहिए था, क्रिया प्लस ई जानी चाहिए थी, क्रिया प्लस ए जाने चाहिए थे। वहीं अब सूट के बाद बी का प्रयोग करते हैं, तो बी के बाद दो तरह से प्रयोग होता है। पहला कि बी अपने बाद V3 लेता है, तो ये पैसिव फॉर्म में प्रयोग होता है, यानी किसी कार्य के होने का बोध कराता है, यानी सलाह देता है कि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए
अब यदि शुड बी प्लस नाउन को ले लेता है, या एडजेक्टिव प्लस नाउन को लेता है, या आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन को लेता है, या किसी यहाँ पर प्रीपोजिशन प्लस नाउन को लेता है, यानी कि वर्ब को छोड़कर कोई भी वर्ड यहाँ ले सकता है, तो ऐसे में इसका अर्थ होना चाहिए या होनी चाहिए, होने चाहिए का लगाते हैं। जैसा हिंदी में सुटेबल हो वैसा हम लोग वहाँ प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, जैसे उसे एक डॉक्टर होना चाहिए या होनी चाहिए, तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिए ये बताता है संभावना का या किसी रिक्वायरमेंट का, यानी किसी चीज के होने की बात करता है कि उसे रिक्वायरमेंट है, या संभावना भी कर सकते हैं। जैसे कोई चीज को मान लीजिए कि कोई जैसे पेन, एक पेन मेरे बैग में होना चाहिए, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। और यदि ऐसे कहें तो रिक्वायरमेंट के साथ संभावना भी कह सकते हैं इसको, कि ऐसा वहाँ पर जाने पर ऐसा मौजूद होगा, यानी ऐसा होना चाहिए वहाँ पर, तो हम संभावना भी ऐसे व्यक्त कर सकते हैं शुड प्लस बी प्लस नाउन का प्रयोग कर कर, या किसी अन्य भाव को छोड़कर वर्ड का प्रयोग कर कर। अगला शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या प्लस कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी लगाते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाता है, और इसका कर्ता को लिखा जाता है, उसके बाद कर्म को लिखा जाता है, उसके बाद क्रिया को लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ऐसे में हम क्या का प्रयोग कर करेंगे। ध्यान रखिए इस स्ट्रक्चर पर। यही स्ट्रक्चर एक और जगह पर आपको कंफ्यूज भी करेगा, क्योंकि सूट के बाद यदि सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहेगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहेगा, अब एक और इसके साथ यदि सेंटेंस जुड़ा होगा, तो सूट का ऐसे स्थिति में अर्थ अगर लगने लगेगा। जैसे यहाँ देखिए सूट प्लस सूट यहाँ प्रयोग किया गया है, और सूट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद V1 का प्रयोग हम लोग करते हैं, और उसके बाद एक और सेंटेंस को यहाँ यदि जोड़ देते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये शुड अगर का बोध कराने लगता है और कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग होने लगता है। ध्यान रखिए, यानी ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, और ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होना समझा जाता है। इंट्रोगेटिव में होगा तो ध्यान रखिए क्या क्या अर्थ लगाएंगे, शुरू में क्या लगाएंगे, सूट का अर्थ कह सकते हैं, इसका हो जाएगा क्या और चाहिए, अंत में चाहिए लगा देंगे। और सूट का यदि हम लोग एक सेंटेंस यानी सूट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाने के बाद एक और सेंटेंस जुड़ा हुआ उस सेंटेंस में हो, तो यहीं पर सूट से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम लोग अगर से अर्थ लगाते हैं, और केवल एक सेंटेंस रहेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो हम क्या से अर्थ लगाते हैं। अब नेक्स्ट सूट प्लस के बाद अपने बाद में कीप भी लेता है, KEEP V1 के रूप में। ऑन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद में हमेशा चौथा रूप को लेता है। ऐसे स्थिति में यह अर्थ देता है ते रहना चाहिए, यानी ते का प्रयोग जो होगा क्रिया के साथ लगेगा, जैसे उसे खेलते रहना चाहिए, उसे पढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें मदद करते रहना चाहिए, यानी किसी कार्य को कंटिन्यू होने का बोध कराता है प्रेजेंट टाइम में। और वहीं पर यदि हैव का प्रयोग कर देते हैं सूट के बाद, और तब कीप का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हैव अपने बाद V3 को लेता है, तो केप्ट हो गया, और ऑन का प्रयोग कर तब चौथा रूप का प्रयोग करते हैं, तो यह आपका पास्ट का बोध कराने लगता है, यानी कि कोई पास्ट में कोई किसी क्रिया को होना चाहिए था का बोध कराने के सेंस में हम लोग करने लगते हैं। ऐसे में इसका अर्थ ते रहना चाहिए था, जैसे उसे गरीबों की मदद करते रहना चाहिए था, यानी ऐसे सेंस में हम लोग प्रयोग करने लगते हैं। यानी ये भी
एक सलाह का ही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये भूतकाल में कोई कार्य को यानी पास्ट समय में कोई कार्य को जारी रहने की बोध कराने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है जो किसी कारणवश यह कार्य हो नहीं सका। यानी जैसे मुझे पढ़ते रहना चाहिए था, यानी किसी कारणवश ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई मेरा छूट गया, उसको बताया जा रहा है कि मुझे ऐसा करते रहना चाहिए था। तो ध्यान रखिए। अब एक और इम्पोर्टेंट इसका यूज है, लेस्ट के बाद सूट का प्रयोग करते हैं और सूट के बाद अपना यहाँ जो नियम है V1 का प्रयोग कर वाक्य को रखेंगे। तो ऐसे स्थिति में नहीं तो क्रिया प्लस गे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चाहिए का सूट का अर्थ नहीं करेंगे, यहाँ गे गा गेगी जो सूट करेगा सेंटेंस में उस सुटेबिलिटी के अनुसार वहाँ पर प्रयोग हम लोग हिंदी करेंगे। तो नहीं तो क्रिया गे का को जोड़ते हैं। जैसे कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो वहाँ पर गे का जो अर्थ आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम सेल का प्रयोग न कर वहाँ पर सूट का प्रयोग करते हैं। और ऐसे स्थिति में यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ डायरेक्ट वर्ब प्लस किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर देंगे। यानी वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। यू शुड फेल नहीं तो यानी कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सूट का जितने भी प्रयोग है यानी डिटेल में आपको इसको शॉर्ट में मैंने बता दिया, प्रत्येक का हिंदी भी बता दिया, उसके साथ कौन सा वर्ड का प्रयोग होगा वो भी बता दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल को रिटन में समझ लें। इसके पहले हम लोग ये जान लें कि सूट की किस किस चीज़ों को सेंटेंस में कौन कौन से कार्यों का बोध कराता है, यानी सूट से क्या क्या स्पष्ट होता है, यानी क्या क्या दर्शाते हैं क्या। तो ध्यान रखिए। पहला चीज है कि सूट से एडवाइस को बोध कराते हैं, यानी सलाह का बोध कराते हैं, यानी सलाह भी करते हैं। दूसरा सजेशन यानी सुझाव को भी देते हैं हम लोग किसी को, तो सुझाव का भी बोध कराते हैं। पर्पस किसी पर्पस का भी बोध कराते हैं, यानी कि किसी उद्देश्य से किसी काम करने के उद्देश्य का भी बोध कराते हैं। रिक्वायरमेंट यानी जरूरत का भी बोध कराते हैं। पॉसिबिलिटी संभावना का भी बोध कराते हैं किसी कार्य को होने का। और किसी कर्तव्य यानी जो आपकी नैतिक कर्तव्य हो उसको भी बोध कराते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक और भी इस चीज पर एक स्पष्ट करेंगे, एक और टू का प्रयोग है जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बताता है। तो उसका भी यही चाहिए कई सेंस में होता है, लेकिन सूट के वहाँ पर और टू के बाद टू का प्रयोग करते हैं और तब V1 का प्रयोग करते हैं। और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वहाँ भी ड्यूटी का बोध कराते हैं। जब यूज बताएंगे तो स्पष्ट करेंगे कि क्या दोनों में अंतर है। ध्यान रखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया कि सेल प्लस V1 को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी एक बात क्लियर होगा। तो ध्यान रखिए हम इससे यानी सूट का प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नरेशन को भी दर्शाने के लिए करते हैं। ऐसे में ये सेल के बदले में प्रयोग होता है, लेकिन आज के डेट में यह सूट का प्रयोग सेल ये सूट का या सूट से भी ज़्यादा वुड का प्रयोग होता है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे बदलते हैं। तब जैसे ध्यान रखिए डायरेक्ट स्पीच है आई सेड मैंने कहा, आई सेल बाई अ कार मैंने कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा। अब यहाँ ध्यान रखिए सेल का प्रयोग आई और वी जैसे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है खास तौर पर, लेकिन आजकल सेल तथा विल का प्रयोग करना किसी भी सब्जेक्ट के साथ आम बात हो गया है। अब ये कह रहा है कि मैंने कहा आई सेल बाई अ कार कि मैं एक कार खरीदूंगा। ये भविष्य की बात कर रहा है कि भविष्य में वो एक कार खरीदेगा। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए
कि मैंने जस्ट बताया कि शैल और विल का प्रयोग करना किसी भी सब्जेक्ट के लिए आम बात हो गया है, और ज़्यादातर पर हमारा विल से ही संबंधित विल या वुड का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग विल से इच्छा का बोध कराते हैं। यहाँ पर यदि हम कहें जैसे कि आई सेल बाई ए कार, मैं कार भविष्य में खरीदूंगा, यानी मैं कार खरीदूंगा, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये कोई निश्चित बात इससे क्लियर नहीं हो रहा है। यानी ये बात, निश्चित बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखें तो ये इस सेंटेंस से हमें अपनी इच्छा व्यक्त करना पड़ रहा है, अपनी इच्छा को बोध करा रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भविष्य में कार खरीदूंगा। तो एक्चुअली जब भी इच्छा को व्यक्त किया जाता है तो ऐसे स्थिति में सेंटेंस को विल से व्यक्त किया जाता है, विल से ही दर्शाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखें तो हमारा यदि नियमतः यदि देखें तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक यहाँ पर यदि कंसेप्ट को समझें तो सेल का प्रयोग करेंगे तो हम इच्छा को जाहिर नहीं कर सकते हैं, हम भविष्य में कोई काम को करने को सोच रहे हैं तो उसको बता सकते हैं। तो उस आधार पर ये तो ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट अनुसार यहाँ ठीक है कि ये सब्जेक्ट हमारा ही है, आई है, तो यहाँ पर आई के अनुसार हम लोग सेल का प्रयोग कर दिए। लेकिन ये भी समझें कि ऐसे स्थिति में हमारा इच्छा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है सेल से, इसलिए अब कहा जा रहा है कि विल का प्रयोग ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो यहाँ इच्छाएं बोध करा रहा है तो हम वुड का भी, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम पास्ट में वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इतना आपको मैंने यहाँ पर जिक्र किया। यहाँ देखिए, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सब्जेक्ट ज्यों कहते हैं उतरता है, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होने पर, सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होने पर ज्यों कहते हैं सेट को उतार देते हैं। और डबल इन्वर्टेड कमा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कमा है, हटता है तो डेट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई ही है, तो इसलिए आई ही हो गया। और यहाँ पर सेल का पास्ट बदल जाएगा, यहाँ पर सेड है, सेड है तो सेड एक पास्ट फॉर्म है, यानी V2 का रूप है, इसलिए हम लोग आगे के भी जो सेंटेंस का भाव होगा वो पास्ट में ही जाएगा। तो ध्यान रखिए, सेल को हमको क्या करना पड़ेगा, जब एक में सेंटेंस जोड़ रहे हैं तो इसे सूट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था, पहले ही बताया कि आज के डेट में सेल और विल का प्रयोग करना कॉमन हो चुका है बात। तो यहाँ पर देखें तो आई शुड या वुड का भी हम प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है बाई ए कार, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि आई वुड बाई ए कार कहेंगे तो इससे स्पष्ट हो गया कि वो इच्छा का बोध करा रहा है, ज़्यादा बेहतर थोड़ा लग रहा है। इसलिए हमारा वुड ज़्यादा बेहतर होगा शुड से, यदि सेंस की बात करें, अर्थ की बात करें तब। और यदि हम इसके आधार पर बात करें तो आई के साथ तो सेल का प्रयोग होता है, इस आधार पर तो शुड होना चाहिए। और सेंस की बात करें तो सेंस ज़्यादा बेहतर कह रहा है कि हमारा यहाँ पर वुड होना चाहिए। तो इसी के सपोर्ट में मैं भी हूँ कि यहाँ वुड ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। ऐसे नियमतः आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कॉमन हो चुका है, यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये इनडायरेक्ट स्पीच में ये हमारा वुड का सेल का सूट के रूप में प्रयोग हो गया, और वुड हम सेंस के आधार पर बेहतर समझे इसलिए प्रयोग किए। तो यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू शुड, यहाँ पर इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू शुड वर्क हार्ड, या वर्क V1 है, यानी करेगा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए या करनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी को सलाह दिया जा रहा है इसलिए, और सलाह में भी ये पोलाइट सलाह की बात करें, पोलाइट एडवाइस की बात करता है, यानी नर्म कोई सलाह देते हैं, नर्मतापूर्ण सलाह किसी को देते हैं तो सूट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये ऐसे में हम एक और तरीका से कर सकते हैं, यू शुड टेक, टेक V1 है, मेडिसिन इन टाइम, यानी तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। यानी यहाँ पर सूट V1 का प्रयोग के बाद सूट के बाद V1 का प्रयोग हुआ, और सेंटेंस से हमारा सलाह की बोध हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सूट प्लस बी प्लस V1 का प्रयोग। तो देखिए, द पुअर शुड बी, यानी इसी का पैसिव फॉर्म होगा, ये एक्टिव वॉइस में प्रयोग होगा, ये पैसिव वॉइस में प्रयोग होगा, ऐसा फॉर्म।
द पुअर शुड बी हेल्प, यानी गरीबों को मदद की जानी चाहिए। यानी मैंने बताया कि या जाना चाहिए, चाहिए जानी चाहिए, चाहे ये जाना चाहिए, तो गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अगला है हमारा नेक्स्ट, अब हमारा परफेक्ट फॉर्म, ये परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा। परफेक्ट फॉर्म में इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग कर शुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए वी सब्जेक्ट हो गया, वी शुड हैव डन दिस वर्क अर्लियर, यानी कह रहा है कि हमें पहले ही इस काम को पूरा कर लेना चाहिए था। ये परफेक्ट फॉर्म में पास्ट का रूप बता रहा है, यानी ऐसा कार्य जो पास्ट में हो चुका है। यहाँ थोड़ा एक और समझिएगा बात इसके पहले, कि ये कह रहा है कि उसने मुझसे कहा था कि तुम एक कार खरीदोगे, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक कार खरीदूंगा। यहाँ पर गाग की ही सेंस लग रहा है सूट के स्थिति में, यानी कि ये भविष्य में, यानी पहले वो कहा था इस बात को कि मैं कार खरीदूंगा, तो ये भविष्य में ऐसा करने की बात कहा था। तो यहाँ पर हम लोग सूट का अर्थ है, हम लोग ये चाहिए नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर गाग लगाएंगे। और जब इसे हम लोग, हालांकि यहाँ पर सूट पास्ट टेंस में है, फिर भी हम गागे ही लगाएंगे। और जब इसके साथ हम लोग हैव प्लस V3 का प्रयोग कर देते हैं, तो ये पूर्ण रूप से पास्ट हो जाता है। जो कार्य अधूरा पास्ट में रह गया था उसे सलाह दिया जा रहा है। जैसे वी शुड हैव डन दिस वर्क अर्लियर, यानी हम लोगों को पहले ही इस काम को पूरा कर लेना चाहिए था, या पूरा करना चाहिए था, ना चाहिए था क्रिया के साथ नहीं चाहिए थी। दूसरा, यू शुड हैव रिटर्न हर मनी, यानी तुम्हें उसका पैसा रिटर्न यानी लौटा देना चाहिए था, यानी कि वो लौटा नहीं पाया, लेकिन वो कोई व्यक्ति है जो उसे सलाह दे रहा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, जो कर नहीं पाया है। नेक्स्ट अगला है इसी का हमारा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस को पढ़ें परफेक्ट फॉर्म का जो पास्ट में है। ध्यान रखिए, दिस वर्क, अब वहीं कर लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आ जाते हैं। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में लेकर आ गए, और शुड हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट का प्रयोग कर शुड हैव प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग कर बाई का प्रयोग कर एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ अर्थ, इस काम को हम लोगों के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए था, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को पूरा किया जाने की बात कह रहा है कि उसे पूरा कर लिया जाना चाहिए था अब तक, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया है। यहाँ देखिए, हर मनी यानी उसके पैसे को शुड हैव बीन रिटर्न बाय यू, यानी आपके द्वारा लौटा देना चाहिए था। यानी कि ध्यान रखिए, ऐसे स्थिति में हम लोग जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, उसी में को का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि किसी पैसिव वॉइस में बदलने पर किसी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, और एक्टिव वॉइस में जब वो वाक्य रहता है तो उसमें हम लोग को लगाते हैं ऑब्जेक्ट में। जैसे हम लोग को, हालांकि हमारा सूट के सेंस में शुरू में भी लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में भी सूट के सेंस में लगाते हैं। हम लोगों को इस काम को, यानी सब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं। हम लोगों को इस काम को पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था, और ये हुआ कि इस काम को हम लोगों के द्वारा इसे पूरा कर लेना चाहिए था, यानी या चाहिए था, ये चाहिए थी, ये चाहिए थे क्रिया के साथ लगा हुआ है। अब है सूट प्लस बी प्लस नाउन के रूप में। तो ऐसे में मैंने बताया कि यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी का बोध होता है, पॉसिबिलिटी का बोध हो सकता है, या किसी REQUIREMED रिक्वायरमेंट का बोध हो सकता है ऐसे सेंटेंस से। जैसे ध्यान रखिए, जैसे सी शुड बी अ डॉक्टर, यानी उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था।
यानी किसी व्यक्ति को संभावना जता रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, एक पोलाइट सेंस में ये संभावना कह सकते हैं जताया जा रहा है कि। और भी ध्यान रखिए, तो यहाँ पर किसी चीज़ों को होने की बात कह रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए था उससे। और देखिए होना चाहिए, सॉरी था तो सेंस हम लोग जनरली मैंने पहले ही बताया कि सूड हमारा प्रेजेंट का भी बोध कराता है, पास्ट का भी बोध कराता है। तो पास्ट का बोध तभी कराता है जब ये किसी इनडायरेक्ट स्पीच में रहता है, यानी एक सेंटेंस पहले से पास्ट में रहता है तो दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट में रखना पड़ता है हमें। और पूर्णतः यदि पास्ट की बात करें तो जो काम को पूरी तरह से पूर्ण रूप से समाप्त होने की बात करें तो उसमें हमारा शुड हैव प्लस डन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में इसको सलाह दिया जाता है केवल कि ऐसा पास्ट में हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे बोध होता है ऐसे वाक्यों से कि वो काम किसी कारणवश हो नहीं पाया। जैसे तो इसमें ध्यान रखिए, तो जैसे द फाइल शुड बी इन द अलमीरा, ये कह रहा है कि फाइल अलमीरा में होना चाहिए, यानी कह रहा है कि एक फाइल या कोई फाइल अलमीरा में या निश्चित कोई फाइल है जो होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको हमेशा जरूरत पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट का बोध करा रहा है या संभावना की बोध करा रहा है कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को खोज रहा हो या उसे ढूंढ रहा हो तो आपको ऐसे अपने गेस लगा रहे हैं कि लग रहा है कि वहाँ होना चाहिए, अलमीरा में होना चाहिए फाइल, ये पेन वहाँ होना चाहिए, ये पर्स वहाँ होना चाहिए। तो ये एक संभावना भी कह सकते हैं, कि रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। दोनों अब आपको समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिक्वायरमेंट की बात कह रहे हैं या संभावना की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, कह रहा है कि प्रत्येक गाँव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पर स्पष्ट किया कि होना चाहिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऐसे में देखिए बी के बाद नाउन का प्रयोग किए, यहाँ पर बी के बाद ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग कर दिए और आर्टिकल के बाद नाउन का प्रयोग कर दिए, तब यहाँ पर किसी एडवर्ब ऑफ टाइम या यहाँ पर नाउन का प्रयोग किए। तो ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट बाद शुड प्लस बी प्लस नाउन या कोई अन्य भाव को छोड़कर अन्य वर्ड का प्रयोग यहाँ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 7, शुड वी हेल्प आवर यंगर ब्रदर, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में है, जैसा कि यहाँ मैंने दिया है आपको शॉर्ट में कंसेप्ट को। तो ध्यान रखिए, क्या हम लोगों को अपने भाई को मदद करना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने बताया कि शुड का अर्थ क्या होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो ऐसे सेंटेंस में जब या ऐसा सेंटेंस यदि शुड से शुरू हो तो क्या का अर्थ लगा करके हम लोग वाक्य को शुरू करते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वहीं आपका 8 नंबर एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब यहाँ पर इसका बताया जा रहा है, यानी इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वर्क हार्ड। मैंने पहले ही बताया कि आप V1 के रूप में किसी भाव को V1 के रूप में रखेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक वर्ड को रख लेंगे और तब जाकर लिस्ट, तब जाकर बीच में यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, तब शुड और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे वर्क मान V1 हो गया, हार्ड कठिन परिश्रम करो, और हार्ड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो गया, लिस्ट तब आ गया और तब जाके एक सब्जेक्ट का प्रयोग किए, तब शुड का प्रयोग किए, तब यहाँ पर V1 का प्रयोग किए। कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, यानी असफल हो जाओगे। तो ऐसे में लिस्ट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा शुड का प्रयोग किया जाता है। हमेशा कभी भी लिस्ट मिले तो ध्यान रखिए शुड का प्रयोग करेंगे। और ऐसे में किसी भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ऐसे में फिक्स ये क्वेश्चन रहता है कि कहीं ना कहीं ये आता ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शुड अपने बारे में, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका पढ़ रहे हैं, ते रहना चाहिए कैसे, शुड प्लस कीप प्लस ऑन प्लस V1। जैसे यू शुड कीप ऑन रीडिंग, यानी तुम्हें
पढ़ते रहना चाहिए। शुड के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, तब जाकर कीप का प्रयोग और ऑन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जैसा क्रिया आएगा वैसा करेंगे। जैसे पढ़ना आ रहा है तो यहाँ पढ़ना का रीडिंग कर दिए, खेलना आएगा तो खेलना का प्रयोग करेंगे यानी प्लेइंग वहाँ कर देंगे। जैसे यू शुड कीप ऑन रीडिंग, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। मैंने बताया कि ते रहना चाहिए। यूज और भी दे सकते हैं, यू शुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। यानी किसी काम को कंटिन्यूटी बनाए रखने की बात करता है। तो ऐसे में शुड हैव के बाद कीप प्लस ऑन प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं। और ये प्रयोग आपको एक्टिव वॉइस में हुआ और ये एक्टिव वॉइस में है ही, और इसे प्रेजेंट फॉर्म को कहा जाएगा। ये प्रेजेंट फॉर्म पर हुआ। और इसी का हम यदि पास्ट फॉर्म यदि कहें तो हैव प्लस केप्ट प्लस ऑन प्लस बिफोर का प्रयोग कर देंगे। यानी केवल अंतर यही कि शुड के बाद यहाँ पर हैव का प्रयोग हो जाएगा, और हैव होगा तो भी होगा ऑन प्लस बिफोर। ध्यान रखिए, शुड अपने बाद में हैव ही को लेता है, हैज को नहीं लेता है, क्योंकि हैज वर्ब का पांचवा रूप है और हैव वर्ब का पहला रूप है। तो शुड हमेशा V1 को ही लेता है, इसलिए हैव का ही प्रयोग हुआ। हैव अपने बाद में किसी वर्ब को लेगा तो V3 को ही लेगा। ध्यान दीजिए, यू शुड हैव केप्ट, KEPT, अब कीप नहीं होगा, केप्ट होगा, क्योंकि हैव के बाद तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। ऑन रीडिंग, यानी कहेगा तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए था। तो देखिए, ती रहना चाहिए था, ती रहनी चाहिए थी, या ता रहना चाहिए था। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस और हम लोग वहाँ पर हिंदी सेंस लगाएंगे। यू शुड हैव केप्ट ऑन रीडिंग, यानी तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट ऑन गोइंग, तुम्हें जाते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट ऑन मीटिंग, तुम्हें मिलते रहना चाहिए था। तो ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। और लास्ट जो प्रयोग है हमारा, ये आपका एक इस सेंस में है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस पर बारीकी से ध्यान रखिए और याद रखिएगा। शुड ईट रीन, जब शुड का प्रयोग करेंगे तो एक सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखेंगे शुड प्लस सब्जेक्ट यहाँ ईट के रूप में किए और वर्ब V1 के रूप में कर दिए। देखने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव लग रहा है, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक और इसके बाद सेंटेंस आ जाता है, जैसे आई शैल इंजॉय इट, कह रहा है कि शुड ईट रेन। अब इसका शुड का अर्थ क्या नहीं होगा, अगर होगा। यहाँ पर जो था हमारा शुड पहले जो आ गया था, यहाँ ध्यान रखिए, शुड यहाँ पहले आया तो शुड के बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए, तो ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिए। तो ऐसे में शुड का अर्थ हम शुड जब शुरू में है तो ऐसे सेंटेंस का अर्थ क्या से लगाया जाता है, यानी कोई भी मॉडल एक्जुअली वर्ब या चाहे कोई एक्जुअली वर्ब यदि शुरू में आ जाए तो उस वाक्य का अर्थ क्या से शुरू किया जाता है और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। और यहाँ पर हमारा शुड का प्रयोग भी पहले ही आया हुआ, यानी सब्जेक्ट पहले ही आया, यानी एक्जुअली वर्ब शुड से ही शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा एक सेंटेंस आने के बाद एक और सेंटेंस उसके साथ जुड़ गया, और ऐसे स्थिति में सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। और कंडीशनल सेंटेंस जब हो और वो वाक्य शुड से शुरू हो तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर शुड वाले वाक्य को हम लोग अगर से शुरू करेंगे, यानी अगर शर्त लगाएंगे। तो अगर वर्षा होगी, इसका अर्थ होगा अगर वर्षा होगी, या इसका अर्थ भी कह सकते हैं अगर वर्षा होती है। पहला रूप है अगर वर्षा होती है तो मैं इसे इंजॉय करूंगा, यानी वो वर्षा को इंजॉय कर, यानी मैं वर्षा को इंजॉय करूंगा। ये भी कह सकते हैं शुड ही कम, यदि वह आता है तो आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। तो ये भी कह सकते हैं आप। इसी तरह ध्यान रखिए, शुड ही नॉट कम, यानी अगर वह नहीं आता है तो व्हाट शैल वी डू,
यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ वाला वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ वाले वाक्य के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किए, न कि हम लोग इधर वाले वाक्य के लिए किए। तो ऐसे में हमारा ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में नहीं है, इसलिए हम ये इसको अगर सही लगाएंगे, अगर वह है आता है तो, कॉमा का मतलब तो, व्हाट शैल वी डू, यानी तो हम लोग क्या करेंगे। तो ध्यान रखिए, और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, should she go to meet him, अगर वह उससे मिलने जाती है तो I shall not talk to her, तो यानी कि अगर वह उससे मिलने जाती है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर पर आए तो आपको अगर समझ लीजिएगा, यानी एक सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस आ जाए तो कंडीशनल सेंटेंस है, और केवल एक ही सेंटेंस आए और वो सेंटेंस शुड से शुरू हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से डिटेल शुड के प्रयोग समझ में आ गया होगा। और एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सारे जो आपको यह टेक्निक जो यूज़ किया जा रहा है, थोड़ा सा डायरेक्ट टेक्निक का प्रयोग कर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि डिटेल बताई जा सके। अब डायरेक्ट टेक्निक का मतलब यहाँ कहने का है अर्थ कि इसको डायरेक्ट हम लोग लिख कर बताना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल है कि यदि हम इस मटेरियल को लिख कर बताएं तो इससे डबल समय लग जाएगा, जिस कारण से हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर रहे हैं और बताया जा रहा है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।